द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम हिमाचल प्रदेश के भूगोल की बहुत ही गहरी पड़ताल करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर एक विस्तृत लेख है और हमारा मिशन ये समझना है कि हिमाचल को सिर्फ एक राज्य कहना शायद काफी नहीं है। ये तो एक ही जगह पर बसे कई अलग अलग देशों जैसा है। ये तुलना बिल्कुल सही है। कैसे कुछ ही किलोमीटर में जैसे ही पहाड़ की ऊंचाई बदलती है, वहाँ का मौसम, वहाँ की फसलें और लोगों का रहन सहन सब कुछ पूरी तरह बदल जाता है। जी, हिमाचल एक भौगोलिक चमत्कार है, इसमें कोई शक नहीं है। आप एक ही दिन में, मतलब सचमुच एक ही दिन में, उपोष्ण कटिबंधीय गर्मी से निकलकर बर्फीले आर्कटिक जैसे माहौल में पहुंच सकते हैं। कमाल है। और यही विविधता, यही बदलाव इसकी असली पहचान है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर हिमाचल की सटीक जगह। स्रोत में लिखा है, हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जी। ये नंबर सुनने में तो बहुत तकनीकी लगते हैं। इनका एक एक करके क्या मतलब है? पहले 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, इसका क्या अर्थ है? देखिए, उत्तरी अक्षांश का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है। अच्छा। पृथ्वी को अगर एक गेंद माने तो ये उसके ऊपरी आधे हिस्से में है। ये निर्देशांक बताते हैं कि ये भूमध्य रेखा से कितना ऊपर है। ये स्थिति इसे एक ऐसे जोन में रखती है जहां मौसम के चक्र, मतलब सर्दी, गर्मी, सब कुछ साफ तौर पर महसूस होते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अक्षांश का मतलब है उत्तरी गोलार्ध में स्थिति। अब इसी लाइन का अगला हिस्सा 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर, इसका क्या मतलब है? पूर्वी देशांतर हमें बताता है कि हिमाचल ग्रीनविच, लंदन की प्राइम मेरिडियन लाइन के पूर्व में है। ये दुनिया का टाइम जोन तय करने वाली लाइन है। तो ये दोनों निर्देशांक मिलकर हिमाचल को दुनिया के नक्शे पर एक पता देते हैं, एक ग्लोबल एड्रेस कह सकते हैं। तो क्या इस पूरी पंक्ति हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है को पूरी तरह से समझा दिया गया है? जी हाँ, ये हिमाचल की वैश्विक स्थिति को सटीकता से परिभाषित करता है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इसकी सीमाओं पर। स्रोत कहता है पूर्व में यह तिब्बत के साथ भारत की सीमा बनाता है। चलिए यहीं रुकते हैं। इस एक हिस्से का क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि पूर्व में तिब्बत है, इसका गहरा सामरिक महत्व है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और तिब्बत अब चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अच्छा। तो ये सीमा हिमाचल को रणनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ की संस्कृति पर भी इसका गहरा असर है, खासकर किन्नौर और स्पीति में। ठीक है, अब वाक्य का अगला हिस्सा। उत्तर में जम्मू और कश्मीर राज्य। जी, उत्तर में जम्मू और कश्मीर के साथ सीमा होने का मतलब है कि हिमाचल हिमालय के एक बड़े और निरंतर पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। संस्कृति, भूगोल और यहाँ तक कि ऐतिहासिक मुश्किलें भी, जैसे आतंकवाद, इन दोनों राज्यों के लिए मिलती जुलती रही हैं। और अगला हिस्सा है दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ सीमा एक तरह से दो भाइयों के बीच की रेखा जैसी है। गढ़वाल और हिमाचल के कुछ हिस्सों की बोलियां, रीति रिवाज और भौगोलिक बनावट में बहुत समानता है। ये दोनों ही देवभूमि कहलाते हैं। समझ गई। और फिर दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब स्थित है। ये सीमाएं सबसे अलग हैं। यहाँ पहाड़ मैदानों से मिलते हैं। ये हिमाचल की आर्थिक जीवन रेखाएं हैं। सेब, आलू, सब्जियां पहाड़ों में उगती हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा बाजार इन्हीं मैदानी राज्यों में है। तो ये व्यापार और परिवहन के रास्ते हैं। तो क्या अब सीमाओं वाली पूरी पंक्ति की हर दिशा और उसके महत्व को पूरी तरह से समझा दिया गया है? जी, मेरे हिसाब से हाँ। हर सीमा की अपनी एक अलग कहानी और महत्व है। ठीक है, अब सीमाओं के अंदर चलते हैं। स्रोत की एक पंक्ति है जो शायद पूरे प्रदेश का सार है। हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र पर्वतीय है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 350 से 7000 मीटर तक भिन्न होती है। जी। इस पंक्ति को तोड़कर समझते हैं। पूरा क्षेत्र पर्वतीय है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हिमाचल में आपको पंजाब या हरियाणा जैसे बड़े सपाट मैदान नहीं मिलेंगे। यहाँ की जमीन या तो चढ़ाई है या ढलान। कृषि से लेकर घर बनाने तक हर चीज इसी पर्वतीय भूगोल के हिसाब से ढलती है। और ये ऊंचाई की भिन्नता 350 से 7000 मीटर तक, ये फर्क कितना बड़ा है?
ये जमीन आसमान का फर्क है। जैसा आपने पहले कहा, 350 मीटर पर ऊना और पांवटा साहिब जैसे इलाके हैं जहां लगभग मैदानी गर्मी पड़ती है, आम के बाग हैं। हाँ। और फिर 7000 मीटर की ऊंचाई पर वो बर्फीली चोटियां हैं जहां ऑक्सीजन भी कम होती है और जीवन लगभग असंभव है। इस एक लाइन में जलवायु, वनस्पति और मानव जीवन की पूरी कहानी छिपी है। क्या अब ये पंक्ति पूरी तरह से स्पष्ट है? जी बिल्कुल, यही हिमाचल का मूल चरित्र है। ठीक है। स्रोत आगे कहता है कि ये पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है और एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का जिक्र करता है, जालंधर। स्रोत के अनुसार आज का हिमाचल लगभग उतना ही बड़ा है जितना प्राचीन भूगोलवेत्ताओं का जालंधर क्षेत्र था। तो ये जालंधर क्या था? जालंधर एक प्राचीन भौगोलिक इकाई का नाम था, किसी शहर का नहीं। ये आज के पंजाब वाले जालंधर शहर से बहुत बड़ा था। प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने हिमालय को बेहतर ढंग से समझने के लिए उसे 5 बड़े हिस्सों या खंडों में बांटा था। जालंधर उन्हीं में से एक था। हिमालय के 5 हिस्से, ये कौन-कौन से थे? स्रोत में एक संस्कृत श्लोक है, खंडाः पंच हिमालयस्य कथिता, नेपाल कुमाचलये, केदारो था जालंधरो, वरुचर कश्मीर संज्ञोन्तिमः। जी, इस श्लोक का शब्दशः अर्थ क्या है? चलिए इसे तोड़ते हैं। खंडाह पंच हिमालयस्य कथिता का अर्थ है हिमालय के 5 खंड कहे गए हैं। ठीक है। फिर नाम आते हैं नेपाल, कुमांचले यानी आज का कुमाऊं, केदारो यानी केदारखंड या गढ़वाल, जलंधरो यानी और फिर जालंधर, व रुचर कश्मीर संज्ञो अंतिमा यानी और अंत में सुंदर कश्मीर। तो इस श्लोक से ये साफ है कि जालंधर हिमालय के 5 महान हिस्सों में से एक था, जो आज के हिमाचल प्रदेश के बराबर है। बिल्कुल सही। ये हिमाचल के पहचान को एक हजारों साल पुराना ऐतिहासिक संदर्भ देता है। क्या इस श्लोक का अर्थ अब पूरी तरह स्पष्ट है? जी हाँ, ये हिमालय के प्राचीन भौगोलिक विभाजन को स्पष्ट करता है। अद्भुत। लेकिन इस क्षेत्र को जालंधर नाम ही क्यों दिया गया? स्रोत में एक और पंक्ति है, जलम धरती इति जालंधरः। जो जल धारण करता है उसे जालंधर कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ये नाम हिमाचल के लिए एकदम सटीक है। जलम धरती मतलब जल को धारण करने वाला। सोचिए, पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। हाँ। उन 5 में से 4 प्रमुख नदियां चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज कहाँ से निकलती हैं? हिमाचल से। बिल्कुल। हिमाचल एक विशाल स्पंज की तरह है जो मानसून की नमी सोखता है, ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में पानी जमा करता है और फिर इन नदियों के जरिए पूरे उत्तर भारत के मैदानों को जीवन देता है। इसीलिए जल को धारण करने वाला जालंधर। ये तो बहुत तार्किक व्याख्या है। क्या इस लाइन का मतलब अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है? जी, ये नाम के भूभौतिक अर्थ को पूरी तरह समझाता है। लेकिन स्रोत में एक पौराणिक कथा का भी जिक्र है जिसमें जालंधर एक राक्षस का नाम है। ये कहानी क्या है? हाँ, पद्म पुराण की ये कहानी बहुत आकर्षक है। कहानी के अनुसार जालंधर नाम का एक असुर सागर यानी महासागर और गंगा का पुत्र था। उसके जन्म के समय पृथ्वी कांप उठी थी। अच्छा। जब ब्रह्मा ने सागर से इसका कारण पूछा तो सागर ने अपने शक्तिशाली पुत्र की ओर इशारा किया और फिर ब्रह्मा ने उसे जालंधर नाम दिया, है ना? स्रोत के अनुसार उस बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ ली थी। जी बिल्कुल। कहानी कहती है कि बालक ने ब्रह्मा की दाढ़ी को इतनी जोर से पकड़ा कि वो छूट ही नहीं रही थी। उसकी इस धारण करने की शक्ति को देखकर ब्रह्मा ने कहा, चूंकि इसने मेरी दाढ़ी को इतनी दृढ़ता से धारण किया है, इसका नाम जालंधर होगा। 1 मिनट, तो उसका नाम इसलिए जालंधर पड़ा क्योंकि उसने दाढ़ी धारण की थी और उसी नाम का क्षेत्र पानी धारण करता है? यही तो इसका अद्भुत कनेक्शन है। साथ ही ब्रह्मा ने उसे देवताओं से अजेय होने का वरदान भी दिया। इस कहानी में आगे क्या होता है? स्रोत कहता है कि असुरों के पुजारी शुक्र सागर के पास आए। जी। शुक्र ने सागर से कहा कि वो जम्बू द्वीप यानी भारत की भूमि से अपनी लहरें पीछे हटा ले ताकि असुरों को रहने की जगह मिल सके, और सागर ने वैसा ही किया। ये तो सुनने में भूविज्ञान जैसा लग रहा है, जैसे टेथीज सागर का पीछे हटना और हिमालय का ऊपर उठना। आपने बिल्कुल सही समझा। कई विद्वान मानते हैं कि ये पौराणिक कथा असल में हजारों साल पुरानी भूवैज्ञानिक घटना की एक लोक स्मृति यानी फोक मेमोरी हो सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह का विज्ञान है जो पीढ़ियों तक सुनाया गया। ये सच में अविश्वसनीय है। क्या इस पौराणिक कथा और उसके सांकेतिक अर्थ को अब हमने पूरी तरह समझ लिया है? जी, मेरे विचार में हाँ। चलिए,
अब इस अद्भुत प्रदेश के स्थलाकृतिक विभाजन को समझते हैं। स्रोत इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटता है: शिवालिक या बाहरी हिमालय, आंतरिक हिमालय या मध्य पर्वत, और एल्पाइन जोन या वृहद हिमालय। हम एक एक करके इन पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले शिवालिक क्षेत्र। स्रोत के अनुसार इसमें कौन-कौन से जिले शामिल हैं और यहाँ वर्षा कितनी होती है? शिवालिक यानी बाहरी हिमालय हिमाचल की पहली सीढ़ी है। इसमें कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर जैसे जिलों के निचले हिस्से आते हैं। यहाँ 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर तक भारी बारिश होती है, जो इसे बहुत हरा भरा और उपजाऊ बनाती है। ठीक है। स्रोत कहता है कि शिवालिक का प्राचीन नाम मानक पर्वत था, लेकिन शिवालिक शब्द का क्या अर्थ है? स्रोत के अनुसार इसका मतलब शिव की जटाएं हैं। जी, ये नाम इसकी जमीन के मिजाज को बताता है। शिव की जटाएं उलझी हुई, बिखरी हुई। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत कच्ची, भुरभुरी चट्टानों से बनी हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह है कि भारी बारिश में यहाँ जमीन का कटाव बहुत ज्यादा होता है। इसी कटाव से चोस बनते हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है। चोस, ये क्या होते हैं? चोस एक तरह की बरसाती नदियां होती हैं। ये मानसून में अचानक पानी, रेत और पत्थरों के सैलाब से भर जाती हैं और नीचे आकर खेतों की उपजाऊ मिट्टी पर फैलकर उसे बंजर कर देती हैं। ये शिवालिक की एक बड़ी इकोलॉजिकल चुनौती है। समझ गई। स्रोत इस क्षेत्र की ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर तक बताता है। इसका क्या महत्व है? इस ऊंचाई सीमा का मतलब है कि यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय है। मतलब गर्मियां अच्छी खासी गर्म होती हैं और सर्दियां ज्यादा ठंडी नहीं होती। यहाँ मक्का, गेहूं, धान जैसी फसलें होती हैं। तो क्या अब हमने शिवालिक क्षेत्र के हर पहलू को समझ लिया है? नाम, ऊंचाई, बारिश और चुनौतियां? जी, ये इसका एक अच्छा और विस्तृत परिचय है। बहुत अच्छा। अब दूसरी सीढ़ी पर चलते हैं। आंतरिक हिमालय या मध्य पर्वत, जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर तक है। यहाँ की मुख्य पर्वतमालाएं कौन सी हैं? इस क्षेत्र में हिमाचल की 2 सबसे प्रसिद्ध पर्वतमालाएं हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। यहाँ ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। शिमला शहर इसी जोन में आता है, जिसके दक्षिण में चूड़धार चोटी है, जो लगभग 3647 मीटर ऊंची है। स्रोत यहाँ की घाटियों और मिट्टी के बारे में क्या कहता है? इसमें अनुदैर्ध्य घाटियों का जिक्र है। हाँ, अनुदैर्ध्य घाटियां या लॉन्जिट्यूडनल वैलीज वो लंबी और संकरी घाटियां होती हैं जो 2 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बनती हैं। लेकिन स्रोत कुल्लू घाटी को एक अपवाद बताता है। अपवाद क्यों? क्योंकि कुल्लू घाटी आड़ी तिरछी यानी ट्रांसवर्स है। ये नदी के कटाव से बनी है और इसलिए ज्यादा चौड़ी, ज्यादा खुली और बहुत उपजाऊ है। और यहाँ की मिट्टी? यहाँ की मिट्टी भूरे रंग की और लाइमी लोम से क्ले लोम तक होती है। आसान भाषा में कहें तो ये बहुत उपजाऊ है और नमी को धरे रखती है। ये बीज आलू और सेब, खुबानी, आड़ू जैसे समशीतोष्ण फलों के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। आपने धौलाधार और पीर पंजाल का जिक्र किया। इनके बारे में स्रोत में और क्या जानकारी है? पहले धौलाधार। धौलाधार का शाब्दिक अर्थ है सफेद चोटी। कांगड़ा घाटी से ऊपर देखने पर पहाड़ों की जो सफेद दीवार नजर आती है वही धौलाधार है। यह बद्रीनाथ के पास से शुरू होती है और इसे सतलुज नदी रामपुर में, ब्यास लारजी में और रावी चंबा के दक्षिण पश्चिम में काटती है। और पीर पंजाल? पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे राजसी श्रृंखला है। ये सतलुज नदी के किनारे से शुरू होकर चिनाब और ब्यास रावी नदियों के बीच पानी का बंटवारा करती है, एक महान जल विभाजक की तरह। क्या अब आंतरिक हिमालय, उसकी पर्वतमालाओं, घाटियों और मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। बहुत खूब। और अब सबसे ऊपर हिमाचल के ताज पर वृहद हिमालय या अल्पाइन जोन है, जो 4500 मीटर से भी ऊंचा है। इसमें कौन सी श्रेणियां आती हैं? ये देवताओं का निवास स्थान है। इसमें वृहद हिमालय और ज़ंस्कार श्रेणी आती हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क फलों जैसे चिलगोजा और सूखे मेवों के लिए सबसे अच्छी है। स्रोत में यहाँ की बर्फबारी और जीवन पर उसके प्रभाव का जिक्र है, वो क्या है? जी, स्रोत बताता है कि यहाँ बर्फबारी अक्टूबर में शुरू हो जाती है और मार्च अप्रैल तक चलती है। इन 5-6 महीनों के लिए लाहौल स्पीति और पांगी जैसे इलाके बर्फ की मोटी चादर के नीचे बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं। और दर्रों का क्या होता है? सांच, रोहतांग, बारालाचा जैसे सभी प्रसिद्ध दर्रे बंद हो जाते हैं।
इन महीनों में यहाँ जिंदगी प्रकृति के रहमो करम पर चलती है। और ज़ंस्कार के श्रेणी की क्या खासियत है? ज़ंस्कार हिमाचल की सबसे पूर्वी और सबसे ऊंची पर्वतमाला है। यह स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, एक प्राकृतिक दीवार की तरह। और इसकी चोटियों के बारे में? हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला, जो 7025 मीटर ऊंची है, इसी श्रेणी में है। इसकी दूसरी प्रसिद्ध चोटी रियो फर्ग्यूल है, 6791 मीटर। क्या अब हम वृहत हिमालय के इस खंड को पूरी तरह समझ चुके हैं? जी, यह इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं को कवर करता है। ठीक है, अब जलवायु पर आते हैं। स्रोत ऊंचाई के अलावा जलवायु के आधार पर भी 5 अलग-अलग क्षेत्रों का जिक्र करता है। जी, ये वर्गीकरण दिखाता है कि हिमाचल में एक नहीं बल्कि कई छोटी-छोटी जलवायु प्रणालियां एक साथ काम करती हैं। इसमें गीले उपशीतोष्ण क्षेत्र जैसे पालमपुर, आर्द्र उपशीतोष्ण जैसे कुल्लू से लेकर उप आर्द्र उष्णकटिबंधीय जैसे ऊना तक शामिल है। और इसका सबसे बड़ा असर बारिश पर पड़ता होगा। बिल्कुल, जैसा स्रोत बताता है, एक तरफ धर्मशाला है जहां देश में चिरापूंजी के बाद सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 3400 मिलीमीटर। और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों की दूरी पर स्पीति है, जहां सिर्फ 50 मिलीमीटर बारिश होती है, जो ना के बराबर है। इसका कारण है रेन शैडो इफेक्ट। मॉनसून की हवाएं पीर पंजाल से टकराकर अपना सारा पानी एक तरफ बरसा देती हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल सूखी पहुंचती हैं। स्रोत में मानसून का बड़ा काव्यात्मक वर्णन है। उसे एशिया का मौसम निर्माता कहा गया है। और ये सच भी है। मॉनसून यहाँ सिर्फ एक मौसम नहीं, एक एहसास है। स्रोत में रिमझिम, ओले, धुंध जैसे रूपों का जिक्र है। इसने यहाँ की कला को भी गहराई से प्रभावित किया है। जैसे कांगड़ा पेंटिंग्स, उनमें आपको अक्सर बारिश में भीगती कृष्ण का इंतजार करती राधा दिखेंगी। ये दिखाता है कि मॉनसून यहाँ के लोगों की जिंदगी और भावनाओं में कितना रचा बसा है। ये बहुत सुंदर है। स्रोत कुछ खास स्थानीय हवाओं का भी जिक्र करता है। गुरुत्वाकर्षण पवनें, ये क्या होती हैं? ये पहाड़ों का रोज का सांस लेना और छोड़ना है। दिन में सूरज की गर्मी से घाटियों की हवा गर्म और हल्की होकर पहाड़ों के ढलान पर ऊपर चढ़ती है। इसे एनाबैटिक हवा कहते हैं। और रात में चोटियां तेजी से ठंडी हो जाती हैं। ठंडी भारी हवा ढलानों से फिसलकर नीचे घाटी में उतरती है। इसे कैडाबैटिक हवा कहते हैं। ये चक्र लगातार चलता रहता है। और सर्दियों में जो बर्फबारी होती है, उसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ का हाथ होता है। जी, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठी नम हवाएं हैं जो सर्दियों में पश्चिमी हिमालय से टकराती हैं। हिमाचल की सर्दियों की सारी बर्फबारी, जो ग्लेशियरों और नदियों के लिए जीवनदायिनी है, इन्हीं विक्षोभों की देन है। क्या अब हमने जलवायु, मानसून और हवाओं के इन सभी पहलुओं को समझ लिया है? जी हाँ। लेकिन अब इस जीवनदायिनी बर्फ पर खतरा मंडरा रहा है। स्रोत जलवायु परिवर्तन के कुछ चिंताजनक आंकड़े देता है। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का सबसे गंभीर हिस्सा है। स्नो एंड एवलांच स्टडी एस्टैब्लिशमेंट यानी सासे के अध्ययन के मुताबिक पिछले 100 सालों में हिमालय में सर्दियों का औसत तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 1.7 डिग्री? ये तो बहुत ज्यादा है। ये बहुत बड़ी और खतरनाक बढ़त है। साथ ही बर्फबारी में 15 से 20% की कमी आई है। इसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय प्रदूषण दोनों जिम्मेदार हैं। क्या स्रोत इससे निपटने का कोई रास्ता सुझाता है? वो कुछ बाहरी उदाहरण देता है, जैसे स्विट्जरलैंड में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रॉलियों का इस्तेमाल, या अमेरिका में एक प्रयोग जहां बंजर चोटियों को सफेद रंग से रंगा जा रहा है ताकि वे सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज दें। दिलचस्प विचार है। ये तो तकनीक की बात हुई, लेकिन अंत में स्रोत हिमालय के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर लौटता है। और इसके बिना हिमाचल की कहानी अधूरी है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। और कालिदास का भी जिक्र है। जी, महाकवि कालिदास ने इसे देवतात्मा यानी देवताओं की आत्मा कहा। ये हमेशा से ऋषियों, संतों और खोजकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। इसकी भव्यता आपको एहसास कराती है कि आप कितने छोटे हैं और ये प्रकृति कितनी महान है। आज हमने हिमाचल प्रदेश के भूगोल की एक अविश्वसनीय यात्रा की। इसकी वैश्विक स्थिति से लेकर इसकी पर्वतमालाओं, जलवायु और सांस्कृतिक आत्मा तक। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे हर भौगोलिक विशेषता यहाँ के जीवन को एक खास आकार देती है। ये वाकई एक जटिल और खूबसूरती से बुना हुआ तंत्र है,
जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी, स्रोत बताता है कि स्विस और अमेरिकी तकनीक जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सकती है, लेकिन हिमालय की इतनी नाजुक और अनोखी पारिस्थितिकी को देखते हुए क्या बाहर से लाए गए समाधान यहाँ की स्थानीय चुनौतियों के लिए सच में कारगर होंगे, या फिर हमें हिमालय के लिए ही बने यहीं की प्रकृति और संस्कृति से निकले स्वदेशी समाधानों की खोज करनी चाहिए?